चलिए स्टार्ट करते ही। लेट्स स्टार्ट। तो एनवायरमेंटल लॉ जो है उसमें इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट क्या है। कभी पीआईएल इशू कर सकते हैं जहाँ पे नेचर को एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम है, तो कौन पीआईएल इशू कर सकता है, पीआईएल इशू करने के क्या फॉर्मेट्स हैं और क्या रीजनिंग है, कौन से बेसिस पे कौन सा एक्ट अगर वॉयलेट हो रहा है तो आप पीआईएल इशू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के ताजमहल पे स्टोन कैंसर हो रहा था, मतलब ताजमहल का जो स्टोन है वो ख़राब हो रहा था, तो वो एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है, इट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। तो हो ये रहा था कि उसके आजू बाजू जो इंडस्ट्रीज़ थी, ताजमहल के आजू बाजू जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, कोल इंडस्ट्रीज़ या फिर अदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हार्मफुल केमिकल इमिट कर रही थी, तो उसकी वजह से स्टोन कैंसर हो रहा था, जो कि जिसको स्टोन कैंसर का नाम देते, जिससे ताजमहल की जो वॉल्स है और जो उसका ब्यूटी है वो डिमिनिश हो रहा था। तो उस वजह से अगर किसी ने पीआईएल इशू किया कि ये रुकना चाहिए, तो वी विल स्टडी ऑन के पीआईएल जो है वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को क्या कभी कौन से पीआईएल इश्यूज हो सकते हैं। फिर जनरल लॉज क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ क्या है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, फिर फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद हज़ार्डियस जो वेस्ट है, जो ऐसे वेस्ट है जो मोबाइल से रिलेटेड वेस्ट होता है या फिर जो हार्मफुल रेडिएशंस क्रिएट करता है, बैटरीज है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हज़ार्डियस है, जो टेक्निकली भाषा में हम लोग अगर उसको देखेंगे तो एचएमवी है वो। तो वैसी चीज़ें हज़ार्डियस हैं जो कि डिग्रेड भी नहीं हो सकती है विथ नेचर, तो उनके लिए क्या लॉज है। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसे कोई हज़ारियस प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट उसको कैसे करना है। इवन ईपीआर भी है कि प्लास्टिक रिलेटेड भी वेस्ट है तो उसको भी कैसे रिसाइकल करना है, तो वो भी लॉ हम इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें इंटरनेशनल रिजीम्स के बारे में भी देखेंगे कि इंटरनेशनली कौन सी चीज़ें जो है वो आगे आई है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन। मैंने हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे, क्योंकि ये भी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें भी आई गेस अराउंड 14 चैप्टर्स हैं। टुडे वी विल कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड। तो द लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ भी आजकल इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में हर कोई बात करता है। इट्स नॉट आजकल, शायद लास्ट 10 ईयर्स से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होती है। लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ ऑन द ब्लॉक, पॉलिटिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, doomsday predictors हो, doing the ropes of environmentalists and bombarding popular consciousness with their prophecies and remedies for global warming। हर कोई global warming के बारे में बात करता है। The environment has pervaded the world of popular culture and media like never before, and documentaries touching on environmental issues are raking in not only rave reviews but also millions of dollars। तो बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, स्कूल में भी ये सिखाया जाता है। इन्फेंट्स टुडे लर्न टू से डिफॉरेस्टेशन बिफोर दे लर्न टू से डैडी। तो डिफॉरेस्टेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट का जो है वो कट नहीं होना चाहिए। मूवी स्टार्स इंस्पायर्ड बाय ऑन स्क्रीन अवतार्स आर डिस्कार्डिंग देयर फर्स, मिंग्स एंड सातोश शॉल्स along with the most of their clothes too, and going vegetarian a la pita to lend support to the cost of endangered species conservation। तो जो endangered species है, वाइल्ड लाइफ है, अगर कहीं कंजर्व करना है चीज़ों को, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, तो बहुत सारी चीज़ों पे एक्टिवली हर कोई अपना रोल निभा रहा है कि टू सेव द थिंग। ये बात अलग है कि हमको बोला जाता है कि वाटर सेव करो और वहाँ पे मिसाइलें टेस्ट हो रही है। हमको बोला जाता है कि नॉइज़ पोल्यूशन मत करो, जहाँ पे पूरे शहर जल रहे हैं। फिर ये बात अलग है कि हमको बोला जाता है कि लाइट जब ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ करो, एसी ज़रूरत नहीं है तब स्विच ऑफ करो, भले ही वॉर की वजह से पूरी दुनिया जल रही है, वो चलता है।
बट ठीक है, हम तो अपना पार्ट करेंगे, नॉट बिकॉज द वर्ल्ड डिज़र्व इट बट बिकॉज नेचर डिज़र्व्स इट, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग गुजरात गवर्नमेंट, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कि क्लाइमेट जो चेंजेस है, क्लाइमेट में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। तो ठीक है, वॉर तो किसी को दिखता नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना बोल रही हूँ, बट ठीक है। तो बेसिकली to create that environmental awareness is important. Similar veins of thought run through Jain and Buddhist philosophy, both religions that have their birthplace in India. The percept of ahimsa, non-violence, and compassion for all living beings helped sow the seeds of modern day wildlife conservation. तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी जो इंडिया में ही जिसका बर्थ प्लेस है इन दोनों धर्मों का, तो इनका जो परसेप्ट है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, तो ये सारी चीज़ें जो है इट हैज़ सोड द सीड्स के मॉडर्न लाइफ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जानवरों से प्यार है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका जो थे, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म, issued edicts in his time imparting protected status टू सर्टन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। उनको पता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ है जो ख़त्म हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में दे ट्राइड लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर और भी 2 पेजेस हैं, बट उसमें बात यही है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो वो ग्रेजुअली वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आगे आई हैं और उसके बाद ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। फर्स्ट चैप्टर का कुछ भी एग्जाम में नहीं आया है, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ, so we discussed it in short. Now, what is the sustainable development? Although this principle is perhaps the most important principle of environmental law, the concept is difficult to define in a few words. Easily हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे, बहुत टाइम तक जिंदा रहे, बहुत टाइम तक बरकरार रहे, सस्टेन रहे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है, टू लिव सस्टेनेबिलिटी मीन्स फाइंडिंग वेज ऑफ डेवलपमेंट विच विल इम्प्रूव एवरीवन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ without damaging the environment and without creating problems for future generations. मतलब हम ऐसी लाइफ जिए और रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बच पाए। जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, ख़त्म होने वाले हो या नहीं ख़त्म होने वाले हो, कोई भी रिसोर्सेज है उसको हम कॉशियसली यूज़ करें कि वो सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं है, वो आने वाली जनरेशन भी उसकी हकदार है। तो फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम ना हो और फिर हम इसको सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए उसको अनड्यू यूज़ ना करें, तो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट आप करो, इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी बैलेंस होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनमेंट ख़राब हो और उस हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी गई लेकिन साथ ही एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है। Thus, essentially the concept of sustainable development has 2 aspects: economic development and the use of natural resources of the world in order to achieve such development in a manner that is sustainable. तो ऐसा मैनर हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम यूज़ करें लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को अनड्यू यूज़ ना करें। इतना यूज़ कोल माइन है, इतना यूज़ ऐसी कोई भी चीज़ का ना करें कि आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सिटीज़ इतने भी मत बढ़ाओ कि ग्रीनरी कहीं बचे ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, उसको देखते हुए आज की हम हमारी नीड्स को पूरा करें। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ इंटर जनरेशन इक्विटी प्रिंसिपल। तो ये इंटर जनरेशन है, हम सिर्फ हमारा नहीं सोच के फ्यूचर का भी सोचें।
तो in other words, there must be a proper balance between development on the one hand and environment on the other hand. तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. डेवलपमेंट अगर बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इतना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे. तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. तीनों चीज़ें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. तो तीनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, एक मतलब ये भी है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो सनलाइट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हमेशा मिलती रहेगी. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो कोल है, जो माइंस है, जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, ऐसी चीज़ों को कॉशियसली यूज़ हो ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ बचा पाए. तो फॉर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मोर देन 40 एरियाज़ के बारे में बात करता है. और उसमें से कुछ एरियाज़ यहाँ पे दिए हैं. एक तो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सनलाइट है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉरेस्ट हैं. फिर हेल्थ रिलेटेड भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है कि हेल्थ भी लोगों की जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि इतना डेवलपमेंट हो गया लेकिन पोल्यूशन की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू हैव द गुड एयर क्वालिटी. तो हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए. इसीलिए ही कॉरपोरेट सोशल गवर्नेंस होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि अगर वो लोग एमिट कर रहे हैं कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी तरह का पोल्यूशन लेके आ रही है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, या फिर किसी और तरह का प्लास्टिक पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन अगर लेके आ रही है तो उसको उस पोल्यूशन के बदले में उसका फ़र्ज़ है कि वो फॉरेस्ट्रेशन करे, कोई ऐसी चीज़ करे जो उसको एटलीस्ट, अगर वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसके सामने कुछ उसके अगेंस्ट उसके वो कोई अच्छा काम करे, कोई ऐसा काम करे जो उसके लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा हो. फिर माउंटेन्स को रिटेन करना. इतने माउंटेन्स तोड़ के अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो दी बैड थिंग अबाउट द सोसाइटी एट लार्ज. फिर पावर्टी, सैनिटेशंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, सस्टेनेबल टूरिज़्म. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है. ऑल्दो द टर्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इट कैन बी डिफाइंड इन फ्यू वर्ड्स. इसीलिए ये अलग चीज़ है अलग लोगों के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. द फॉलोइंग 8 प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द कॉन्सेप्ट. एक तो है इंटर जनरेशनल इक्विटी. इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब 2 जनरेशन, 3 जनरेशन सब एक दूसरे का सोच रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि हम हमारा यूज़ कर रहे हैं, कल क्या होगा हम लोग नहीं देख रहे हैं. कितना भी एसी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, आगे कुछ भी हो, कितना भी वॉर कर रहे हैं, कल का कुछ नहीं सोच रहे हैं. तो आगे की जनरेशन का भी सोचना चाहिए कि न्यू जो जनरेशन आ रही है उनके लिए तो वॉर एक वीडियो गेम की तरह है. जिस हिसाब से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए ये कोई खौफनाक चीज़ नहीं रहेगी जिस हिसाब से इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. तो इट इज़ इंटर जनरेशनल इक्विटी. यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना, उसको प्रॉपरली यूज़ करना. फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना. द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हम इसमें आगे आएगा ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे पहले से ही गवर्नमेंट को प्रिकॉशन करना है. गवर्नमेंट इन द सेंस लोगों को. तो फिर लोगों को अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स बनाने हैं तो उसके लिए लॉ बनाना होगा. क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो लोग उसकी अपनी मनमानी करेंगे. मतलब उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम वॉयलेट करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी. अदरवाइज पीपल विल नॉट बी कंसिडरिंग कि उनको ऐसे ही बोलेंगे कि प्रिकॉशन रखो तो कोई मानने वाला नहीं है. द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. जो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को वो पे करेगा. उसको फाइन, पेनल्टी, कॉम्पेंसेशन, या फिर उसको बोला जाएगा कि तुम इतने फॉरेस्ट लगाओ, कुछ भी करो. तो वो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है. ऑब्लिगेशन टू असिस्ट एंड कोऑपरेट. तो ये ऑब्लिगेशन है उस इंडस्ट्री का, उस कंपनी का जो भी पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बट नॉट एट अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न दिस कंपनी हैज़ एन ऑब्लिगेशन कि उसको असिस्ट करना है गवर्नमेंट को एट लार्ज, सोसाइटी को एट लार्ज के कोऑपरेट करना है कि कहाँ वो अपना ऐसा काम कर सकते हैं. इसीलिए यू कैन सी कि MNCs या कोई भी कंपनी होती है तो वो लोगों को CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. ड्यूरिंग सम डेज इन सम वंस इन अ मंथ वो लोग कहीं जाते हैं फॉर प्लांटेशन एंड किसी तरह का वो लोग कहीं ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, कम्युनिटी सर्विस जैसा कुछ करते हैं. तो दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन ऑब्लिगेशन टू असिस्ट एंड कोऑपरेट. इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी भी कम हो, इरेडिकेट हो, ख़त्म हो. फिनेंशियल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज़. कोई अगर कंट्री डेवलप्ड है तो उसका भी ये फ़र्ज़ है कि वो डेवलपिंग कंट्री को फिनेंशियल असिस्ट करे इन द सिचुएशंस ऑफ स्कैरसिटी. अगर उनके पास प्रॉब्लम है, कुछ प्रिजर्व नहीं है चीज़ें, कोई नेचुरल कैलामिटी है, कोई ऐसा कुछ पेंडेमिक है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन है, तो ऐसी चीज जगहों पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके डेवलपिंग कंट्रीज को. इट मीन्स दैट एवरी जनरेशन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रिजर्व इट्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स. तो नेचुरल जो हेरिटेज है, जो नेचर ने हमको दिया है और जो कल्चर ने हमको दिया है, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रख के हम अपनी आगे की जनरेशन के लिए भी बचाएं. और ये हर जनरेशन पे लागू होता है, नेक्स्ट जनरेशन पे भी यही लागू होगा. तो ईच पर्सन इज़ अ ट्रस्टी. हम ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टी, कोई एक ट्रस्ट होती है तो ट्रस्टी जो होते हैं वो उसके ओनर नहीं होते हैं. दे कैन ओनली यूज़ द थिंग्स, वो उसके ओनर नहीं है. तो सिमिलरली हम ये जो नेचर है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके ओनर नहीं है. वी आर जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ अ लीगसी. जो और ट्रस्टी भी ट्रस्ट हमने नहीं बनाई है, पहले से ही बनी हुई है. वो जो लीगसी हमको फॉरवर्ड हो रही है इतने टाइम से जो चली आ रही है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमसे जो भी पहले जनरेशन थी वहाँ से वो लीगसी आई है जो एंसेस्टर्स ने दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर. द कंसेप्ट ऑफ IEP दैट इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल इज वेल एक्सप्लेन बाय द प्रोवर्ब वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. हम अर्थ को अपने एंसेस्टर्स से नहीं लेके आए हैं, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हम अपने चिल्ड्रन से बोरो कर रहे हैं. इसका मतलब यही है कि इट इज़ फॉर देम ऑल्सो, इट्स नॉट फॉर ओनली अस. कि भाई हमारा खुद का नहीं है, हम अपना अर्थ खुद का नहीं लेके आए हैं. इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि वी हैड बोरोड फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन. तो द प्रिंसिपल इज ऑल्सो रेफर टू एन अ प्रिंसिपल 3 ऑफ अ रियो डिक्लेरेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये राइट टू डेवलपमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड so as to equitable developmental environmental needs of present and future generation. ये वही बात है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल नीड के बारे में बात हो. अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि पहले से ही अथॉरिटीज़ जो है वो एंटिसिपेट कर ले कि इस इंडस्ट्री से ऐसा पर्टिकुलर पोल्यूशन होने वाला है, तो उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस, क्या प्रिकॉशंस पहले से ही लगाए जाएं. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स टॉक अबाउट प्रिकॉशन, कि क्या पहले से ही प्रिवेंट करें. इट्स ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो बाद में आप जागो फिर क्योर करने जाओ बीमारी को, इससे अच्छा पहले ही प्रिवेंट कर लो. तो यहाँ पर भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होने वाला है उसको पहले से ही उसका अनुमान लगा के एंटिसिपेट करके उसको प्रिवेंट करें, और जो भी कॉज ऑफ एनवायरनमेंट है उसको पहले से ही एक्टिवेट कर ले. तो ये सब वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर 1982 में हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, जब सब देशों के जो लोग थे वो मिलके उन्होंने डिसाइड किया था कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी है वो बाहर होने चाहिए. टॉक्सिटी ऐसे कुछ भी है जो एनवायरनमेंट को बुरी तरह से ख़राब कर रही है, वाटर पोल्यूट कर रही है, तो उसके लिए जो मेजर्स लेने चाहिए, पेनल्टीज़ होनी चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे बैन लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में आ गई थी. द रूल इज़ बेस्ड ऑन द सैल्यूटरी थियरी दैट इट इज़ बेटर टू एयर ऑन अ साइड ऑफ अ कॉशन एंड सेफ्टी देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन एनवायरमेंटल हार्म.
तो एनवायरनमेंट हार्म होने के बाद हम लोग बात करें, इससे तो अच्छा है पहले से ही कॉशन साइड की बात करें, कॉशियस हो जाएं और पहले से ही हम देखें कि कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से चीज़ों से एनवायरमेंटल हार्म हो सकता है। तो वंस डन मे बी इरिवर्सिबल, अगर एक बार एनवायरनमेंट हार्म हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल है। In other words, one should take measures in anticipation on environmental harm rather than seek to cure such harm after it is inflicted. एक बार वो हो गया उसके बाद उसको ठीक करने से अच्छा है पहले से प्रिकॉशन ले लो। सो वही लिखा है कि precaution is always better than cure. The principle envisages that once a risk of a serious or irreversible harm to the environment is perceived, as for instance the possibility of extinction of species. अब जैसे बोलते हैं कि कोई स्पीशीज है जो ख़त्म होने वाले है, कि जो फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीशीज है, लायन है, टाइगर है, अगर वो ख़त्म होने वाले हैं तो पहले से ही अगर हमें पता है तो हम उसके बारे में प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ पर्सन हु इज़ प्रपोजिंग टू अंडरटेक द एक्टिविटी इन क्वेश्चन। जो भी इस एक्टिविटी को लेके आ रहा है इन क्वेश्चन, तो उसके ऊपर ये बर्डन है वो दिखाए कि कैसे तुम्हारे इस इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन नहीं होगा। वो पेश करे कि हमारा जो केमिकल इमिट हो रहा है उससे कितना नुकसान हो सकता है, जो भी उसका साइंटिफिक चीज़ें होगी वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि उसकी जो, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट से SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या कहीं भी MIDC में जहाँ पे इंडस्ट्री ले रहा है वहाँ पे जब हम परमिशन लेते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का NOC लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू प्रूव कि आप जो भी चीज़ बनाने वाले हो, जो भी चीज़ आपका फैक्ट्री का प्रोसेस है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कहीं भी इन्वायरमेंट को कोई भी पोल्यूशन या हार्म नहीं होगा। दिस इज इन अ वे अ रिवर्सल ऑफ अ नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ इन लीगल मैटर्स। तो लीगल ऑफ प्रूफ में ये बर्डन जो होता है वो उस कंपनी पे ही होता है। कंपनी हैज़ टू प्रूव, मतलब लॉ तो पहले ही ये प्रिज्यूम करेगा कि आपके इस इंडस्ट्री से कोई ना कोई पोल्यूशन तो होने वाला ही है, बट आप एज अ कंपनी बताओ कि कैसे पोल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नाउ अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो अप्लाइड इन द ताजमहल केस as discussed below to protect the Taj Mahal from environmental pollution. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज़ ताजमहल केस में भी किया गया था। तो ऐसे ही एक केस में AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर नायडू ऑल इंडिया रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था 1999 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, साइटेशन नंबर 912। The Supreme Court has observed that as under the principles of precaution involves the anticipation of environmental harm. तो प्रिकॉशन का मतलब यही है कि पहले ही आप एंटिसिपेट करो, अनुमान लगा लो कि क्या एनवायरमेंटल हार्म हो सकता है और क्या मेजर्स लिए जाएं टू अवॉइड दैट और टू चूज़ द लीस्ट एनवायरमेंटल हार्मफुल एक्टिविटी। अब ऐसी कोई चीज़ों की जो करनी ही है, बिल्डिंग तो बनानी ही है, लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए ही, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल हार्म है वो कम से कम हो, लीस्ट एनवायरमेंटली हार्मफुल एक्टिविटी। क्योंकि एक्टिविटीज़ तो करनी है, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की चीज़ें भी बनानी है, तो क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो कम से कम यूज़ हो, कि कोई ऐसा प्लास्टिक यूज़ हो जो अप टू सम माइक्रोन लिमिट हो, कि वो रीसाइकल हो सके। तो ये सारी चीज़ों में कि लीस्ट एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो, ऐसी सारी चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेजर्स में इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, जो भी पोल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है ही विल पे। एज सीन अबाउट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स ट्राइज टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। However, there is not always practically or possible. हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है किसी केसेस में बाद में पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ऐसा कुछ हो रहा है जो एनवायरनमेंट को हार्म दे रहा है। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरी केस, इट इज़ देन दैट द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल स्टेप्स इन। अगर प्रिवेंशन प्रिकॉशन पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है कि जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, मतलब उसको उसका कॉस्ट जो है, जो भी उसने नेचर को नुकसान पहुंचाया है उसकी रेमेडी के लिए उसको उतना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो देन द पोल्यूटर pays principle steps in and demands that the cost of remedying the damage caused by the pollution be paid for by the person
और अंडरटेकिंग कॉजिंग सच डैमेज, जिसने भी वो डैमेज को किया है ही इज रिक्वायर्ड टू पे दैट डैमेज कॉस्ट. Under this principle, it is the polluter who must not only compensate the victims of the pollution but also pay the cost and expenses of restoring the environmental degradation. तो जिसने भी pollution किया है ना सिर्फ वो कॉम्पेंसेट करेगा जो उस पॉल्यूशन के विक्टिम है, जिस उस पॉल्यूशन की वजह से जिन जिन को नुकसान पहुंचा है, सिर्फ उसको पे नहीं करेगा बट उसको वो भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा जो भी उसकी वजह से एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन हुआ है. एनवायरनमेंट जितनी हद तक डिग्रेड हुआ है तो उसको वापस रीस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट बनाना पड़ेंगे, वाटर क्लीन करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसको बेयर करने होंगे. इन अदर वर्ड्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडू द हार्म, जो हार्म उसने ऑलरेडी किया है उसको अंडू करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए, कॉज टू एनवायरनमेंट एंड पे द क्लीन अप कॉस्ट इज दैट ऑफ द पोल्यूटर. तो वो क्लीन अप करने के लिए जो उसने कचरा करके गया है, कचरा इन द सेंस नॉट लिटरली कचरा बट जो भी वो फैला के गया है, तो वो उसका क्लीन अप कॉस्ट जो होगा वो पोल्यूटर को पे करना है, नॉट दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन और इवन ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो फ्यूचर जनरेशन्स की बात नहीं है, सिर्फ उतने उसने जितना पोल्यूट किया है तो वो उसको पे करना है गवर्नमेंट को भी, और अल्टीमेटली वो फ्यूचर जनरेशन को भी इफ़ेक्ट होगा बिकॉज वो जो है प्रिकॉशनरी मेजर अगर नहीं हुआ है तो ही बात आई है. मतलब प्रिकॉशन नहीं हुआ, जो भी उन्होंने एंटिसिपेट नहीं कर पाएगी क्या क्या इससे पोल्यूशन हो सकता है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, तो बाद में उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ही इज़ आस्क्ड टू डू कि ताकि वो जो भी उसने गलत किया है उसको रिकंसाइल करे या फिर उसको रिकवर करे, या तो फिर उसको जो भी अमाउंट है वो पे करके उस वो जो अमाउंट होगा फिर वो यूज़ होगा फॉर एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन पर्पस. तो दिस इज सो बिकॉज इफ द गवर्नमेंट वर टू बेयर सच कॉस्ट द फाइनेंशियल बर्डन वुड अल्टीमेटली बी शिफ्टेड टू टैक्स पेयर. ये इसलिए है क्योंकि अगर ये काम गवर्नमेंट करे, कोई बोलेगा कि ये गवर्नमेंट काम करे, तो गवर्नमेंट अगर ये काम करेगी तो अल्टीमेटली वो पैसा तो टैक्स पेयर का ही है जो जाएगा. तो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा, तो टैक्स पेयर ने तो पोल्यूशन नहीं किया है, पोल्यूशन ने तो उस इंडस्ट्री ने किया है. तो अल्टीमेटली उस इंडस्ट्री का काम है कि वो उसको जो भी उसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है वो उसको उसका कॉस्ट बेयर करे. नहीं तो अगर गवर्नमेंट उसका कॉस्ट बेयर करेगी तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, टैक्स पेयर्स का ही पैसा है गवर्नमेंट के पास. तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर विल बी एंड अप पेइंग दैट. तो एज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, once the activity carried on is hazardous or inherently dangerous, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो hazardous है, जैसे कि हम लोग हमेशा भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो है वो केस पढ़ते हैं, तो अगर उन्हें पता है कि ये hazardous है, inherently dangerous है, the person carrying on such activity must make good the loss which is caused to any other person. तो वो उस लॉस को गुड करे, मतलब उस लॉस को बेयर करे, उस लॉस को परिवर्तित कर ले गुड में, मतलब वो उसका अमाउंट कॉम्पेंसेट करे विच इज़ कॉस्ट, किसी भी पर्सन को कॉस्ट हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट रीजनेबल केयर वॉज टेकन वाइल कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी. भले ही उसने कितना ही रीजनेबल केयर किया हो ड्यूरिंग डूइंग दैट एक्टिविटी विच इज़ हजार्डस विच रिजल्ट इन टू डेंजरस प्रोडक्ट. तो अगर वो आपके जो भी आप काम कर रहे हो और उसमें कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट इमिट होता है, कोई भी डेंजरस गैस इमिट होती है, कोई भी तरह का हानिकारक पदार्थ उसमें से निकल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कॉम्पेंसेट करोगे. चाहे आप बोलोगे मैंने बहुत केयर लिया था तो भी ये हुआ, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल कि आपने कितना भी रीजनेबल केयर लिया हो उससे आपको कोई डिफेंस नहीं मिलने वाला. द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल दस इम्पोजेस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेम में किया हुआ है. तो ये एग्जाम्पल इसके लिए बेस्ट यही है भोपाल गैस ट्रेजेडी का कि जहाँ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस होता है. तो एब्सोल्यूट ये और इसके बाद लिखा हुआ है कि इन द कैलकाटा टैनरीज केस, जहाँ पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट इम्पोज अ पोल्यूशन फाइन ऑफ 10,000 ईच ऑन द टैनरीज इन तंगरा, टिजिलिया, टुपसिया, ये जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या हुआ था कि MC मेहता ने PIL फाइल किया था कि यहाँ पे इन लोगों ने इतना पोल्यूशन किया है. तो उस जो भी एक कंपनी है
तो उस कंपनी की वजह से इकोलॉजी में बैलेंस में फ़र्क पड़ा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इन सारी जो भी ये टैनरीज हैं, जो भी ये फैक्ट्रीज़ हैं, उन सबको 10,000, सबको एक एक कंपनी को 10,000 फाइन भरने के लिए बोला था। तो वो जो फंड है वो यूज़ होगा फॉरेस्ट लगाने के लिए। सिमिलरली राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ इन वन केस डायरेक्टेड ईच पोल्यूशन यूनिट टू पे 15% ऑफ टर्न ओवर, जितना भी उनका टर्न ओवर है उनको हमेशा 15% ऑफ देयर टर्न ओवर एज अ डैमेजेस पे करना पड़ता है। ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से है। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लॉ के हिसाब से जो पोल्यूशन करेगा वो पे करेगा। तो वैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया था कि जो भी कंपनी है विजया सिंह पुनिया, वो जो भी उसने PIL फाइल की थी, तो जो भी पोल्यूटर है उसको 15% ऑफ द टर्नओवर जो है एज अ डैमेजेस पे करने होंगे। लाइकवाइज इन श्रिम्प कल्चर केस एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है ये जजमेंट। 87 citation, the Supreme Court ordered closure of shrimp culture industry and directed the units to compensate the individuals affected by industry, also to contribute environmental relief fund for reversing the damage to ecology। तो वैसे ही सारे केसेस मतलब नेचर को, एनवायरनमेंट को रिवर्स करने के लिए, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए कोर्ट ने हमेशा टाइम पे ऐसे डिसीशंस दिए हैं। फिर इसके बाद आता है द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन। दिस डॉक्ट्रीन इज इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। एंड इट lays down that certain resources, air, sea, water, forest, etc., can never be subject matter of private ownership। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सबके लिए हैं, कहीं पर भी वहाँ प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि एयर पे मेरी प्राइवेट ओनरशिप है, सी पे कभी भी किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, वाटर पे कभी भी किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, फॉरेस्ट पे कभी भी किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। तो ऐसी जगह है जो पब्लिक ट्रस्ट के लिए है, इट्स नॉट फॉर द प्राइवेट ओनरशिप। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। सच रिसोर्सेज आर एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर and should therefore be available to all, irrespective of person's culture, religious, social or financial status। किसी भी बंदे का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी वो सोसाइटी को बिलोंग कर रहा हो, किसी भी कल्चर का हो, सबके लिए जो नेचर है वो अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ एयर, सी, वाटर, फॉरेस्ट। द डॉक्ट्रीन ऑल्सो फाउंड अ स्टॉन्च सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी भी यही बोलते थे। तो द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन इंडियन लॉ का एक पार्ट है। इट इम्प्लाइज द फॉलोइंग 3 रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। 3 रेस्ट्रिक्शंस है जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन बताता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। Such property must not only be used for a public purpose, but it must also be made available for use by general public। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नेचर को बिलोंग करती है, जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन में है, जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, पब्लिक पर्पस के लिए होगी और जनरल पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल पब्लिक आके उसे खराब करेगी। सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड टू अ प्राइवेट यूज़र। चाहे कितना भी फेयर कैश मिल रहा हो, कितना भी बड़े से बड़ा अमाउंट दे रहा हो वो प्राइवेट बंदा, लेकिन वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती है। वो चीज़ों को प्राइवेट यूज़र को सेल नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजेस ओनली। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूज़ के लिए ही उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर्टी एज सच, यहाँ पे कोई बिल्डिंग की बात नहीं चल रही। प्रॉपर्टी एज सच वो फॉरेस्ट, वो सी, वो वाटर बॉडीज, वो लेक, व्हाटसोएवर। In another case, the Supreme Court held that if an underground shopping complex is allowed to be constructed underneath a public park, it would be a violation of public trust doctrine। तो अगर किसी पब्लिक पार्क है जो पब्लिक के लिए जगह है, जनरल पब्लिक के लिए है, पब्लिक पर्पस के लिए है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंडरग्राउंड अगर कोई शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स बनाने की जो है वो परमिशन नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई पब्लिक पार्क है तो उसके नीचे की जगह भी
पब्लिक रिलेटेड ही है, वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती है। तो उसके नीचे भी अगर अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो जो है इट्स नॉट अलाउड, इट शुड बी अ वायलेशन ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। द कोर्ट देयरफॉर डायरेक्टेड कि डिमोलिश करो आप स्ट्रक्चर को और पार्क जैसा था वैसे ही रखो। उन्होंने क्या बोला कि पार्क ऊपर तो पार्क ही है, नीचे नीचे हम लोगों ने जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, बट इट इज़ नॉट अलाउड। अगर कोई एरिया पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, उसके नीचे या ऊपर भी कोई भी प्राइवेटाइज नहीं कर सकता है। इको डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इको डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकली साउंड डेवलपमेंट of management of environment of human benefit. One of the example development would be banning felling of trees. तो बहुत सारे रीजन में ट्रीज जो फॉल होंगी उस पर बैन होता है, ट्रीज कटिंग पे बैन होता है। ट्रीज अगर आपने कट किया तो आप पे फाइन होता है 5 लाख 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी एरिया में वो ट्री है। परमिटिंग हार्वेस्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय ट्राइबल्स एंड पुअर विलेजर्स इन द सेम रीजन। तो हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करते हैं। दैट्स ऑल कम अंडर इको डेवलपमेंट। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडियन जुडिशरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडियन जुडिशरी का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में। तो इफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय रेकलेस माइनिंग results in loss of life, loss of property, loss of amenities like water supply, and creation of ecological imbalance, there may ultimately be no real economic growth and no real prosperity. तो इसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अगर इंडस्ट्री बढ़ने से, कोई माइनिंग की इंडस्ट्री अगर बढ़ रही है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बढ़ रही है जिसके वजह से प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, लाइफ लोगों की खतरे में है, वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बोल सकते हो। वो कोई प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है। अब ताजमहल का जो हम लोगों ने देखा था ऊपर के ताजमहल केस का क्या था, तो उसमें भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने PIL डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अप्लाइंग द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई किया था। ऑब्जर्व्ड दैट एनवायरमेंटल मेजर्स मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको पहले से ही प्रिवेंट करो, प्रिकॉशनरी मेजर्स लो, एंटिसिपेट करो कि क्या हो सकता है, अनुमान लगाओ और उस हिसाब से उस पर बैन लगा लो। तो इसी चीज़ को देखते हुए अकॉर्डिंगली इट ऑर्डर्ड ऑल द इंडस्ट्रीज जो भी ताज टारपेजियम जोन में थी, मतलब ताज के सम 10,400 स्क्वायर किलोमीटर्स की बाउंड्री में, एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ पे बैन लगाया गया कि वो इंडस्ट्रीज़ जो भी हार्मफुल केमिकल एमिट करती हैं जिसकी वजह से स्टोन कैंसर हो रहा था ताज को और अदर जो नियर बाय मोन्यूमेंट्स थे उनको जो भी हार्म हो रहा था, तो उस वजह से उनको बैन किया गया कि वो स्टॉप करें इंडस्ट्रीज़ उस एरिया में। 10,400 स्क्वायर फुट के एरिया में ताज टारपेजियम जोन डिक्लेयर्ड है। टू यूज़ नेचुरल गैस इंस्टीड ऑफ कोक मतलब कोल, तो कोल को यूज़ नहीं करना है, नेचुरल गैस को यूज़ करना है, ये भी उस चीज़ के लिए है। दोज इंडस्ट्रीज विच फॉर एनी रीज़न वर नॉट एबल टू गेट नेचुरल गैस कनेक्शंस वर ऑर्डर टू स्टॉप फंक्शनिंग इन TTZ। तो ऐसी कोई इंडस्ट्रीज जहाँ पे नेचुरल गैस उनको अवेलेबल नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे नेचुरल गैस नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कोयले से अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूँ। उनको कोल तो यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि कोल यूज़ करने की वजह से ताजमहल की जो ये वाइट स्टोन्स है, वो वाइट मार्बल है, वो ख़राब हो रहा था। तो सिमिलरली इन MC मेहता वर्सेस यूनियन इन इंडिया 2001, the Supreme Court ordered the closure of all unlicensed brick kilns within a radius of kilometers from a Taj Mahal and other significant monuments in TTZ। तो जैसे भारतपुर बर्ड सेंचुरी है या फिर अलग मॉन्यूमेंट्स है, तो उन सबको कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया गया। तो इसमें वही है मेन तो कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ क्या क्या मेजर्स लिए हैं एनवायरनमेंट को रिटेन रखने के लिए, एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो एम्ब्रेस्ड द प्रिंसिपल इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कि
where it observed that after all, the present generation has no right to deplete all existing forest and leave nothing for next and future generations. तो फॉरेस्ट जिस हिसाब से कट हो रहा था हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल जो है उसका यूज़ करके ये ऑब्जेक्शन लगाया कि कहीं पर भी जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है कि फॉरेस्ट को डिप्लीट करो. तो however it is not that the courts have in all cases encouraged the protection of environment at cost of development as is reflected in following cases. और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा कोर्ट ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात को ही एनकरेज किया है. तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरफियर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होटल बाय ताज ग्रुप इन कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, ऑल्दो it was alleged to interfere with the flight path of migratory birds. तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने या हमेशा सारे कोर्ट्स ने जो है वो फेवर में नहीं है एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के, हमेशा एक तरफा साइड नहीं लिया गया है. तो एग्जाम्पल है उसका कि ताज ग्रुप ने कलकत्ता में जो होटल उनको बनानी थी, कंस्ट्रक्शन करना था ताज ग्रुप को अपनी होटल को, भले ही वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स का पाथ था, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं बहुत अलग देशों से आते हैं, जैसे नवी मुंबई में भी फ्लैमिंगो आते हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स जो माइग्रेट होके दूसरे देश से आते हैं, तो उनका पाथ में होटल बनाना आइडियली एनवायरनमेंट के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो नेचर को भी उसकी जगह मिलनी चाहिए. बट देन उस फ्लाइट पाथ को इंटरफियर हो रही थी वो होटल, फिर भी वो होटल को कंस्ट्रक्शन करने दिया गया, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियरेंस नहीं किया. अ 5-star होटल प्रोजेक्ट वॉज परमिटेड इवन दो इट वॉज टू बी सेट अप इन अ ग्रीन बेल्ट. अब होता है ग्रीन बेल्ट होती है, येलो बेल्ट होती है, तो चलो येलो बेल्ट जो है वहाँ पे आप जो है आप परमिशन लेके जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसको नॉन एग्रीकल्चरल करके आप कुछ बना सकते हो. बट अगर कोई ग्रीन बेल्ट है मतलब वो एग्रीकल्चरल के लिए ही बेस्ड है, वहाँ पे कोई भी कमर्शियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी 5-star होटल का प्रोजेक्ट परमिट किया गया ग्रीन बेल्ट में भी. तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, कहने का मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को तवज्जो नहीं दिया है. परमिशन गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होटल एंड अ सी बीच रिजॉर्ट इन अ कोस्टल एरिया इन गोवा was not set aside, although it was alleged that it would cause gross environmental damage. उनको पता था कि इससे बहुत environmental damage हो सकेगा. जो सी बीच रिजॉर्ट है, बीच के सी के साइड ही रिजॉर्ट है, होटल है, उसका परमिशन भी दिया गया था. द कोंकण रेल प्रोजेक्ट was not struck down on the basis of unfounded apprehensions expressed by environmentalists कीपिंग इन माइंड द मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो वैसे ही कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट भी स्ट्रक नहीं किया गया, जबकि उसमें भी बहुत सारे जो है वो ट्रीज़ कट हुए और बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ. लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि रेलवे को ज़रूरी था लोगों के लिए, तो दे टुक दी मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स, जो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को हैं, उसको ज़्यादा जो है वो बैलेंस दिया गया अदर देन एनवायरनमेंट को. The Bombay High Court dismissed 2 writ petitions by activists. दहानु महाराष्ट्र में 2 writ petition जो इशू हुई थी, जो डाली थी लोगों ने, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर ली थी अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट ऑफ ओवर एन एरिया ऑफ 1800 हेक्टर्स इन दहानु. तो 1800 हेक्टर्स में दहानु में जो बनने वाला था थर्मल पावर प्लांट, उसको रोकने के लिए PIL भी डाली गई थी, लेकिन उससे डिसमिस किया गया, मतलब उसे अलाउ किया गया. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट लीव टू अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर मेंटेन ऑन ग्राउंड्स दैट क्लियरेंस ऑफ और थर्मल प्लांट must had been granted by central government after considering all relevant aspects including the angle of environmental pollution. तो कोर्ट ने यही बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही ग्रांट किया है थर्मल प्लांट को बनाने के लिए, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एंगल उन्होंने ध्यान में दे के किया होगा. तो गवर्नमेंट अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट वॉज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू सेवरल स्ट्रिंजिंग कंडीशंस. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जो नहीं करना चाहिए था. मतलब उन्होंने कुछ और एस्पेक्ट देखा होगा, तो हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा विदाउट कमिटिंग एनीथिंग
कि क्यों ऐसा किया। हो सकता है कोंकण रेलवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो केस टू केस डिसाइड उनको करना पड़ता है कि क्या कहीं कहीं एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। The development of an underground market below a neglected park was allowed as it would be regenerate the park. तो कहीं पे अंडरग्राउंड मार्केट को, जो पहले हमने केस पढ़ा कि एक पार्क के नीचे अंडरग्राउंड मार्केट को अलाउ नहीं किया था, बट कहीं पे अलाउ भी किया गया, ऐसे कि ऊपर पार्क है और नीचे अंडरग्राउंड मार्केट है। तो वो क्यों अलाउ किया गया कि वो पार्क को और रीजनरेट करेगा, पार्क को और ज़्यादा लाइफ देगा, पार्क को और ज़्यादा जो है वो रिनोवेट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में कहीं कहीं कोर्ट ने अलग अलग डिसीशंस दिए हैं। नर्मदा वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज अलाउड टू बी सेटअप डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कि इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट सबमर्ज हो रहे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड टर्न वेस्ट लैंड इंटू एग्रीकल्चरल लैंड। तो उसमें ये चीज़ को देखा गया था कि जो वेस्ट लैंड है नर्मदा के बाजू में, उसको एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी क्योंकि उसको पानी मिलेगा नर्मदा से। तो इसीलिए ये भी जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का पेटिशन डाला था, वो पेटिशन जो है उसका कोर्ट ने अलग ही डिसीजन दिया। तो सेवरल केसेस रेफर टू अबाउ हैड बीन डिस्कस्ड इन अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, वो डिटेल में बताया गया है। कंक्लूजन ये है कि ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव टुडे रियलाइज्ड द रेलेवेंस importance of sustainable development. So we believe sustainable development begins at home and is supported effective domestic policies and international partnerships. तो ये इसके साथ हमारे